डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं नीतू सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इन स्पेशल एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएड स्पेशल एजुकेशन के पेपर ACSV 03 इंटरवेंशन एंड टीचिंग स्ट्रेटजी के ब्लॉक 5 टीचिंग सोशोलॉजी टू विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन से है। तो हम स्टार्ट करते हैं। परिचय। पिछले कुछ दशकों में शैक्षिक सोच और कार्यान्वयन में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं। हमारा जैसे जैसे टाइम बीता है, गुजरा है, उस तरह से हर एक चीज़ में परिवर्तन, सोचने के तरीके में, और जो भी हम क्लासरूम में या टीचिंग है उसमें भी बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। शिक्षा की सामग्री से संबंधित अवधारणाओं और इस सामग्री को स्कूलों में प्रस्तुत करने के तरीकों की पहचान की गई है और उन्हें व्यापक बनाया गया है। बच्चे से रिलेटेड या उनके आवश्यकताओं के हिसाब से बनाया गया, उनके ज़रूरतों के हिसाब से। इतना ही नहीं, शिक्षा के मूल उद्देश्य में भी क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। दृष्टिबाधित बच्चों की शिक्षा में स्कूलों में गणित और विज्ञान सहित विभिन्न विषयों को शामिल करने का प्रयास किया गया है और शामिल किया गया भी है। समाजशास्त्र के शिक्षण में भी सामग्री और कार्य प्रणाली के संदर्भ में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इस इकाई का उद्देश्य समाजशास्त्र की सामान्य अवधारणा, दृष्टिबाधित बच्चों के जीवन में समाजशास्त्र का योगदान, किस तरह से सोशोलॉजी है वो दृष्टिबाधित बच्चों के जीवन में, उनके शिक्षा के दौरान और उनके आगे चल के किस तरह से उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अपना योगदान निभाता है। समाजशास्त्र पढ़ाने की विधियाँ, जैसे समाजशास्त्र के शिक्षण में प्लेबे और क्षेत्र यात्राएं, मानचित्रों की प्रस्तुति से परिचित कराना है। समाजशास्त्र के शिक्षण में विभिन्न प्रकार के मानचित्र और क्षेत्रों तथा अन्य प्रासंगिक जानकारी भी है। सोशोलॉजी को हम किस तरह से प्लेवे मेथड के द्वारा बच्चे को पढ़ा सकते हैं, या फिर क्षेत्र यात्राएं जो एजुकेशनल टूर होता है उसके हिसाब से भी ये बहुत ही लाभदायक होता है। उससे किस तरह से हम VI बच्चे को प्रशिक्षण दे सकते हैं। इस इकाई का उद्देश्य हमारा पहला है हमारा समाज शास्त्र और समाज विद्या का अर्थ बता पाएंगे आप लोग इस पाठ के कंप्लीट होने के बाद। फिर दूसरा है समाज शास्त्र शिक्षण के लक्ष्य और उद्देश्य आप लोग जान पाएंगे। फिर समाज शास्त्र पढ़ाने की खेल शैली पद्धति को किस तरह से किया जा सकता है उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी। फिर समाज शास्त्र पढ़ाने की प्लेवे पद्धति की गतिविधियों को पहचानना, क्योंकि बच्चे के अनुकूल हम किस तरह से अलग अलग एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, बच्चे से करवा सकते हैं। फिर दृष्टिबाधित बच्चों के लिए क्षेत्र यात्राएं आयोजित करने के लिए तरीकों और उपकरणों का वर्णन करने में सक्षम हो पाना। अगर हम VI बच्चों को एजुकेशनल टूर पे लेके जाते हैं तो उस समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किस किस चीज़ों का व्यवस्था करना है, ताकि जो हमारा टूर है वो अच्छे से चल पाए और बच्चे को एजुकेशनल अंत प्राप्त करने के टाइम कोई दिक्कत न हो और आसानी से उनका जो क्षेत्र यात्राएं हैं वो भी संपन्न हो पाए। फिर मानचित्र को परिभाषित करना, इसके बारे में बताना। अगर मैप्स है या मानचित्र अलग अलग डायग्राम्स है तो उसे बच्चे को किस तरह से हम समझा पाएंगे और अपने जो भी पाठ है, लेसन है, उसके अनुकूल किस तरह से प्रस्तुत कर पाएंगे। फिर दृष्टिबाधित बच्चों के लिए उपयोगी मानचित्रों की पहचान करना। अगर VI बच्चे हैं तो उनके लिए हमें किस तरह का मैप इस्तेमाल करना चाहिए या बनाना चाहिए, उसका हमें अंत ज्ञात हो जाएगा। फिर उन क्षमताओं और कौशलों को समझे जो दृष्टिबाधित बच्चों को मानचित्र पढ़ने और व्याख्या करने के लिए
हासिल करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें वीआई बच्चों को पढ़ाना है, तो किस तरह से हम जो मैप्स का है या मैप्स को आइडेंटिफाई करना है, उसमें हमें किसी चीज़ के बारे में उससे जानकारी लेना है, इन्फॉर्मेशन लेना है, तो बच्चे कैसे हासिल कर पाएंगे, या हम बच्चे को हासिल करने में किस तरह से मदद कर पाएंगे, क्लासरूम में किस तरह से उनको उस चीज़ के बारे में बता पाएंगे। फिर दृष्टिबाधित बच्चों की मानचित पढ़ने की कठिनाइयों का निदान करना, अगर उन्हें कहीं कोई डिफ़िकल्टीज आ रही है, परेशानी हो रही है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उस परेशानी को कैसे दूर करेंगे। फिर उन विभिन्न क्षमताओं और कौशलों की सूची बनाएं जिन्हें दृष्टिबाधित बच्चों को प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर हासिल करने की आवश्यकता है। फिर है दृष्टिबाधित बच्चों के लिए स्पर्श मानचित्र बनाने के लिए आवश्यक सामग्री बताने में सक्षम हो पाना। जैसे अगर हम टेक्टाइल मैप बनाते हैं तो उनमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, किस तरह से हम बनाएंगे, तो ये सारा चीज़ हमें पता होना चाहिए एज अ टीचर। और हम बच्चे को हम सिखा रहे हैं और बना के हम क्लासरूम में अगर प्रेजेंट कर रहे हैं तो ये भी हमें मालूम होना चाहिए। फिर है नेक्स्ट हमारा समाजशास्त्र और समाज विद्या का अर्थ। सामान्य अर्थों में समाजशास्त्र ऐसे विषय हैं जो मानव समाज की उत्पत्ति, संरचना और विकास से संबंधित है, विशेष रूप से मनुष्य का अन्य मनुष्य से संबंध। इसमें हमारा पहला माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले सामाजिक विषयों के स्थान पर समाजशास्त्र और समाज विद्या दोनों शब्दों का परस्पर उपयोग किया जाता है। फिर है समाजशास्त्र एक शब्द है जो किसी राष्ट्र के वैश्विक परिवेश में उसके जीवन, संस्थानों, विचारों, अपेक्षाओं और दूरगामी नीतियों से निकटता से जुड़ा हुआ है। किसी भी एक राष्ट्र, देश का जो जीवन शैली है या उनका विचार है, अपेक्षाएं हैं, उस देश में जो भी संस्था है उनके नीतियों से जो समाजशास्त्र है वो जुड़ा हुआ है। फिर अपने क्षेत्र के रूप में समाजशास्त्र मानव इतिहास की अवधि को प्राचीन काल से आधुनिक काल तक और सबसे दूर के लोगों के जीवन और रीति रिवाज से लेकर सबसे निकटतम पड़ोस के सामाजिक जीवन और सांस्कृतिक तक फैला हुआ है। तो ये सारा जो एरिया है, जो क्षेत्र है, वो हमारे समाजशास्त्र में मिलता है और इसमें पढ़ाया जाता है। धन संपत्ति अपने आप में समाहित है। इस प्रकार समाजशास्त्री मानव और इसमें समाज से सीधे तौर पर जुड़ी पारंपरिक पद्धति भी शामिल है। फिर हमारा समाजशास्त्र वो अध्ययन है जिसका विषय सीधे तौर पर मानव समाज की संरचना और विकास और सामाजिक समूह के सदस्यों के रूप में मनुष्य से संबंधित है। किस तरह से हमारा मानव समाज की संरचना हुई है और ये जैसे जैसे टाइम बीता उस तरह वैसे वैसे इसका विकास हुआ है, और किस तरह से सामाजिक समूह के जो सदस्य है वो इससे जुड़े हुए हैं, मनुष्य से संबंधित है, उस सब का विवरण हमारे समाजशास्त्र में हम उसका अध्ययन करते हैं। फिर इस अर्थ में समाज विद्या को समाजशास्त्र से शिक्षा के उद्देश्य या लक्ष्य को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए डिजाइन किया गया है। वर्तमान में माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम में समाज विद्या, समाजशास्त्र शब्द का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। समाजशास्त्र विषय का अध्ययन करने से बच्चों को समकालीन सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मुद्दों और तथ्यों को उनकी सच्चाई से जानने का अवसर मिलता है। जो भी हमारे देश का है, समकालीन सामाजिक जो मुद्दे हैं, राजनीतिक मुद्दे हैं, सांस्कृतिक मुद्दे हैं, वो सारे हम बच्चे को समाजशास्त्र के माध्यम से उनको पढ़ा सकते हैं, उनको इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। फिर है समाजशास्त्र और समाज विद्या के बीच अंतर। समाजशास्त्र और समाज विद्या के बीच मुख्य अंतर यह है कि समाज विद्या एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें कई उप क्षेत्र शामिल है, और समाजशास्त्र समाज विद्या का एक उप क्षेत्र है। समाजशास्त्र और समाज विद्या ऐसे अध्ययन क्षेत्र है जो मनुष्य और समाज के अध्ययन के लिए समर्पित है। इसमें जो हमारा समाज और जो हमारा मानव जीवन है, इन दोनों जो एक दूसरे से संबंधित है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं।
सरल शब्दों में ये कहा जा सकता है कि समाज शास्त्र समाज विधा की एक उप अध्ययन शाखा है। समाज विज्ञान को समाज के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने वाली विभिन्न उप श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। समाज शास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, इतिहास अध्ययन, कानून अध्ययन इन उप श्रेणियों के कुछ उदाहरण हैं। दूसरी ओर समाजशास्त्र मूल रूप से मानव व्यवहार और सामाजिक संरचना की विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि समाज विधा एक विशाल अध्ययन क्षेत्र है। इसमें समाज के लगभग सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र समाज विधा जितना विशाल नहीं है, यह मुख्य रूप से मानव व्यवहार और सामाजिक संरचना पर केंद्रित होता है। जो हमारा समाजशास्त्र में है वो हमारे मानव व्यवहार के ऊपर और सामाजिक संरचना है हमारे समाज की, उसके ऊपर मुख्य रूप से केंद्रित होती है। फिर नेक्स्ट हमारा लक्ष्य और उद्देश्य। जो पहला है समाजशास्त्र के अध्ययन के लक्ष्य और उद्देश्य। इसमें बच्चों के जीवन को उनकी अधिकतम शक्तियों और वातावरण के अनुसार समृद्ध और विकसित करना है। फिर बच्चे लोकतांत्रिक समाज में अपना स्थान इस प्रकार ग्रहण करते हैं कि उन्हें अपने राष्ट्र को रहने के लिए एक बेहतर स्थान बनाने के लिए शिक्षित किया जा सकता है। तो समाजशास्त्र का जो मुख्य उद्देश्य है, बच्चे जिस वातावरण में जिस राष्ट्र में रहते हैं उसको अच्छे से समझे और अपने देश को, अपने राष्ट्र को एक बेहतर जगह, एक अच्छा जगह बना सके जहाँ पे कि हम सारे लोग खुशहाली के साथ रह सकें। केवल तथ्यात्मक जानकारी पढ़ना पर्याप्त नहीं है, उसे उन प्रभावों की पहचानना सिखाया जाना चाहिए जो उसके जीवन को नियंत्रित करते हैं, और उन प्रभावों को पहचानना चाहिए जो उन लोगों के लिए जीवन को नियंत्रित करते हैं जिनके साथ वह संपर्क में आते हैं। जो हमारा समाज है, हम समाज में किस तरह से रहते हैं, हमारा सामाजिक जो सिस्टम है वो किस तरह से बना हुआ है, एक दूसरे पर किस तरह से प्रभाव डालते हैं, और उस प्रभावों को हमें पहचानना है। अगर उसमें कोई त्रुटियां है तो उसे हमें ठीक करना है, अच्छा बनाना है, और जीवन को नियंत्रित करने के साथ ही हमें उनके साथ संपर्क में भी आना है। फिर सहयोग की भावना, सहिष्णुता का विकास और मानव जाति की समझ और उसके प्रति सहानुभूति और रचनात्मक सोच और आलोचनात्मक निर्णय का आचरण, इसे जीवन में लाना समाजशास्त्र के समान उद्देश्य को प्राप्त करने के मुख्य उद्देश्य होने चाहिए जो शिक्षा में है। तो समाजशास्त्र में हम सहयोग की भावना बच्चे को सिखाते हैं, सहिष्णुता का विकास होता है, मानव जाति की समझ बच्चों में डेवलप्ड होती है, उसके साथ हमें रचनात्मक सोच को भी बच्चे में डेवलप करना है, क्रिटिकल थिंकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग, या किस तरह से हमें डिसीजन मेकिंग करना है, डिसीजन लेना है। तो ये सारा हम जो आचरण है वो बच्चों में समाजशास्त्र के द्वारा हम पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। फिर विशिष्ट लक्ष्य और उद्देश्य। पहला हमारा ज्ञान प्राप्ति। समाजशास्त्र पढ़ाने का उद्देश्य तथ्यों का अधिग्रहण करना है। प्रत्येक ज्ञान और समझ सामाजिक प्रगति में सीधे योगदान देती है, क्योंकि वे स्पष्ट सोच और निर्णायक निर्णय लेने के लिए आवश्यक है। अगर हमें डिसीजन लेना है किसी चीज़ के बारे में तो उसके बारे में हमें पूरा उसका इन्फॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए, स्पष्ट सोच, और किस तरह से होगा, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके तथ्य क्या है। अगर हम कुछ भी डिसीजन ले रहे हैं तो हर चीज़ को हमें ध्यान में रखते हुए इस डिसीजन लेने के बाद किस तरह से इसका प्रभाव पड़ेगा, ये सब को हमें ध्यान में रखते हुए डिसीजन करना है, निर्णय लेना है। अच्छे नागरिक को कुछ हद तक सही जानकारी तक पहुंच होनी चाहिए। जो भी हमारे देश के नागरिक है उनको कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन या जानकारी मिलती है तो वो स्पष्ट हो, क्लियर हो, साफ हो, और सारी जानकारी उन तक पहुंचनी चाहिए। तो समाजशास्त्र के द्वारा हम बच्चे को ज्ञान प्राप्ति करवा सकते हैं और किस तरह से हमें अपने जो जानकारी है उसको अच्छे से और बना सकते हैं, ये भी हमें
सिखाने की ज़रूरत होती है। फिर ये तथ्यों के ज्ञान के बिना सोचना असंभव है और वर्तमान जीवन एवं सभ्यता की उनके समस्याओं का समाधान बिना सोचे समझे नहीं किया जा सकता है। तो किसी चीज़ के बारे में अगर हम निर्णय लेते हैं तो उसके बारे में सोचते हैं, समझते हैं, उसकी वर्तमान स्थिति या फिर अगर भविष्य में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इस सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें निर्णय लेना है। दृष्टिबाधित बच्चों का डाटा संग्रह, सामान्यीकरण और इसे मुख्य धारा में लाने की प्रक्रिया में योगदान देता है और उनके सामाजिक संपर्क के लिए समाजशास्त्र का अध्ययन बहुत ही आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। फिर दूसरा है हमारा विचार शक्ति और विवेचनात्मक निर्णय लेने का विकास। विचार शक्ति के विकास का ज्ञान अर्जन से गहरा संबंध है। जब तक हमारे पास किसी चीज़ के बारे में ज्ञान नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन नहीं होगा या उस चीज़ को हम नहीं समझेंगे, तब तक हम उसके बारे में कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। तो इसीलिए विचार शक्ति के विकास में जो हमारा ज्ञान अर्जन है उसका बहुत ही बड़ा रोल है, गहरा संबंध है। चिंतनशील सोच के मनोविज्ञान को संक्षेप में समझाए, तथ्यों के अधिग्रहण के बिना सोच और तर्क की शक्ति को प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता। जब तक हम तथ्यों के बारे में या उसके बारे में हमें कुछ भी जानकारी नहीं है, तो हम बच्चे में तर्क की शक्ति को कैसे डेवलप करेंगे या उसको किस तरह से और प्रशिक्षित करेंगे। तो बिना सोच और तर्क की शक्ति को प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता है। तर्क वितर्क के लिए न केवल तथ्य आवश्यक है, बल्कि उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित भी किया जाना चाहिए कि एक स्पष्ट संबंध बन सके। अगर हम तर्क वितर्क करते हैं तो उसके लिए भी हमें जिस चीज़ के बारे में कर रहे हैं या जिस टॉपिक के बारे में कर रहे हैं उसका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। फैसला तथ्यों पर आधारित है। समाजशास्त्र बच्चों को पर्याप्त और उचित जानकारी दिए जाने के बाद सामाजिक निर्णय लेने और सामान्यीकरण करने के लिए प्रशिक्षित करने का मुख्य साधन होना चाहिए। उचित विचार शक्ति और निर्णय के लिए आवश्यक है कि शिक्षक दृष्टिबाधित बच्चों में दृष्टि क्षति की शुरुआत दृष्टि क्षति के रूप में उम्र और अनुभवों पर विचार करें। जब भी हम कोई टॉपिक या कोई पाठ लेसन बच्चे के साथ बच्चे को सिखाना या उनके साथ स्टार्ट करते हैं, तो दृष्टिबाधित बच्चों की जो स्थिति है उसके अनुरूप और उनका उम्र ध्यान में रखते हुए, उनके जो पिछले अनुभव है उसको ध्यान में रखते हुए हमें उनके साथ आगे बढ़ना है, विचार करना है। फिर तीसरा हमारा स्वतंत्र अध्ययन प्रशिक्षण। कई तथ्यात्मक डेटा भुला दिए जाने के बाद भी अध्ययन पद्धति लंबे समय तक बनी रहती है। दृष्टिबाधित बच्चों को जब तक संभव हो अच्छी अध्ययन विधियों के लिए समय देना चाहिए। हो सकता है कोई भी हम अगर अध्ययन विधि या फिर बच्चे को बता रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हमें वो टाइम देना चाहिए। दृष्टिबाधित बच्चों को प्रारंभिक स्तर पर स्व अध्ययन विकसित करने में कठिनाई हो सकती है, तो इसके लिए भी हमें उसको बच्चे को सिखाना है कि स्व अध्ययन हम किस तरह से अपने आप में विकास कर सकते हैं और अपने से खुद से कैसे स्व अध्ययन किया जाता है और हम कर सकते हैं। शिक्षक को यह देखना चाहिए कि दृष्टिबाधित बच्चों में अध्ययन की सही आदतें विकसित हो। जैसे कि दृष्टिबाधित बच्चों में अध्ययन की सही आदतें विकसित होती है। दृष्टिबाधित बच्चों को विभिन्न स्रोतों से जानकारी इकट्ठा करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। आजकल बहुत सारा सोर्स है हमारे पास इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए। गूगल है, मतलब मोबाइल है, लैपटॉप है, नेट के द्वारा किसी वेबसाइट पे हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हर जगह उसका वीडियो, ऑडियो दिया रहता है। तो किस तरह से हमें जो भी हम इंफॉर्मेशन इकट्ठा अपने लिए करते हैं या पढ़ने के लिए जो लेते हैं वो कैसा है, कहाँ से हम ले रहे हैं, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, और बच्चे कहाँ से उस सोर्स तक पहुँच सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब भी हमें ध्यान में रखते हुए बच्चे को प्रशिक्षित करना है।
उन्हें ब्रेल लिपि में उपलब्ध पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बहुत सारे बुक हो सकते हैं कि ब्रेल लिपि में उपलब्ध नहीं है, तो बच्चे को ब्रेल लिपि में उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए। अगर ये बुक कहाँ से उपलब्ध हो, इस तरह बच्चे को बताना है। या फिर आजकल जो टेक्नोलॉजी का है, तो किस तरह से जो वीआई बच्चे हैं वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपना इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ये भी हमें उनको प्रशिक्षित करने की ज़रूरत है। फिर चौथा है हमारा क्षमता और कौशल का निर्माण। मानचित्र, चार्ट, ग्राफ के बिना पढ़ने की क्षमता और कौशल समाजशास्त्र के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक तरह से समाजशास्त्र के अध्ययन के माध्यम से विकसित कौशल दृष्टिबाधित बच्चों को स्वतंत्र यात्रा के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए गतिशील मानचित्र का उपयोग करने के लिए प्रेरित करते हैं। जो सिंपल मैप या चार्ट है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो वीआई बच्चे के लिए उपयोगी नहीं होता है। तो हम वीआई बच्चे को किस तरह से ग्राफ है या मैप है, मानचित्र है, तो उनके लिए डेवलप कर सके। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो कि यहाँ पे ब्रेल पेपर पे किस तरह से जो ग्राफ है वो बनाया हुआ है, तो ब्रेल में लिखा हुआ है। अगर कॉलम बनाना है या रो बनाना है, उस पे हमें किसी चीज़ का बनाना, तो किस तरह से हम किस मटेरियल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये ध्यान में रखते हुए हमें बच्चे को जो टेक्टाइल मैप है या ग्राफ शीट है, हम वीआई बच्चे के लिए डेवलप कर सकते हैं, और उनको खुद को बनाना भी हम उनको सिखा सकते हैं, ताकि जो उनका पार्ट है, चैप्टर है, उसके हिसाब से वो भी बनाना सीखे, और कहाँ पे ज़रूरत है, किस तरह से बनाना है। तो ये सारा ध्यान में रखते हुए उनको हमें सिखाने की ज़रूरत है। ब्रेल पेपर पे ग्राफ बना हुआ है, तो ये इस तरह से भी हम वीआई बच्चों को बनाना सिखा सकते हैं। फिर पांचवा है हमारा व्यवहार से वांछनीय पैटर्न का प्रशिक्षण। विभिन्न व्यक्तित्व वाले बच्चे उनकी उपलब्धियां, असफलताएं, इच्छाओं आदि का अध्ययन करने के पर्याप्त अवसर है। यह उन्हें अपने व्यवहार के वांछनीय पैटर्न विकसित करने का अवसर देता है। हर बच्चा अपने आप से अलग होता है, तो हर बच्चे की जो उपलब्धियां है या असफलताएं हैं या उनकी क्या इच्छा है, ये सब ध्यान में रखते हुए उनके लिए अध्ययन के अवसर प्राप्त करने या हमें करवाने होते हैं। सामाजिक मन समाज के प्रति सच्चा दृष्टिकोण, देशभक्ति, साहस, सहानुभूति आदि वांछनीय गुण है। तो एक बच्चे में हमें अगर अच्छे गुण विकसित करने हैं, तो सच्चाई, देशभक्ति, साहस, सहानुभूति, ये सब अच्छे गुण हैं। तो ये हम बच्चे में कैसे डेवलप करेंगे, बच्चे को ये सब गुणों के साथ कैसे विकसित करेंगे, जिसे विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं के लोगों का अध्ययन करके युवा मन में विकसित किया जा सकता है। जैसे हम अपने इतिहास में पढ़ते हैं महात्मा गांधी के बारे में, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में या भगत सिंह के बारे में, तो उनमें जो अच्छाई है, उनके जो गुण हैं, तो उनसे हमारे अंदर देशभक्ति की भावना विकसित होती है। इसी तरह से और भी अलग अलग पुस्तक हम पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर जो विभिन्न संस्कृतियाँ हैं या सभ्यता है किस तरह से विकसित हुई है, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, और अपने मन में जो अच्छे गुण हैं उसे विकसित करने का अवसर मिलता है, और उसके द्वारा हम प्रेरित होते हैं और अच्छे गुण विकसित करते हैं। फिर हमारा सीखने की विधि का महत्व। आज शिक्षण विधियों के विकास और दृष्टिबाधित बच्चों की शिक्षा में उनके महत्व ने एक अनिवार्य कर दिया है कि शिक्षक के पास दृष्टिबाधित बच्चों को प्रस्तुत करने के लिए एक व्यवस्थित संगठन और चरण दर चरण गतिविधियाँ हो। मतलब हर एक चीज़ के लिए हमारे पास एज अ टीचर के पास अलग अलग एक्टिविटीज़ होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटीज़ हम गतिविधि है वो बच्चे को कैसे सिखाएं या क्लासरूम में कैसे उनको करके बताएं,
निस्संदेह दृष्टिबाधित बच्चों को पढ़ाने में उनकी सफलता काफ़ी हद तक उनकी सामग्री प्रस्तुत करने के लिए चुने गए तरीकों और दृष्टिकोण के कारण है और उन पर रहता है। जो भी हम TLM या कि क्लासरूम में कौन सा हम TLM पर VI बच्चों के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं या उनको मॉडल दे रहे हैं, टेक्टाइल मैप दे रहे हैं, ग्राफ दे रहे हैं, तो वो भी टेक्चुअल है। तो किस तरह से हम उन सब चीज़ों को क्लासरूम में प्रेजेंट कर रहे हैं, बच्चों के सामने कैसे रह रहे हैं, बच्चे उनको टच करके तो उसको उससे अपना शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो ये सब पर भी बहुत निर्भर करता है कि सीखने की विधि क्या है और बच्चे किस तरह से सीख रहे हैं और उनके जो भी चीज़ के बारे में वो दृष्टिकोण बना रहे हैं या अवधारणा बना रहे हैं तो वो किस तरह से बन रहा है। तो यहाँ पे हमें क्लासरूम में जो भी हमारा टॉपिक हो उसके अनुरूप पहले से ही जो TLM है या जो सामग्री हम प्रस्तुत करने वाले हैं उसको डिसाइड कर ले, एक जगह जमा कर ले, फिर उस चीज़ के बारे में हम पढ़ाना शुरू करें। ऐसा नहीं कि हमने लेसन स्टार्ट कर दिया और हमारे पास उसका उपलब्ध TLM नहीं है, फिर हम ढूंढ रहे हैं। पहले हमें हर एक चीज़ की व्यवस्था करनी है, फिर हमें पाठ स्टार्ट करना है ताकि पढ़ाने के दौरान कोई भी उसमें रुकावट ना हो और बच्चे को भी जब उनमें इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो बीच में रुक जाएंगे तो फिर थोड़ी देर के लिए गैप हो जाएगा, बच्चे का उस पर से मन चला जाएगा। तो इसलिए हमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही पाठ का या जिस तरह से लेसन प्लान बनाते हैं उस तरह से सब कुछ पहले से इकट्ठा करके उसके बाद हमारा जो लेसन है उसको स्टार्ट करना है। तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का पोर्शन करेंगे। धन्यवाद। स्वाध्यायः परमं